सोचिए, एक बुजुर्ग जिसे सब आम आदमी या भिखारी समझ रहे थे, बीएमडब्ल्यू शोरूम की मैनेजर ने सबके सामने नीचा दिखाया। पर असल में वह न तो भिखारी था, न ही गरीब। उसके अंदर छुपा था ऐसा राज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब उसकी असली पहचान सामने आई तो पूरे शोरूम के होश उड़ गए। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि वह बुजुर्ग कौन था और उसने कैसे सबकी सोच बदल दी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में बने रहें। और हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो हमारे चैनल स्टोरी बाय 11 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको दिल को छू जाने वाली कहानियां मिलेंगी। सुबह के ठीक 11 बजे मुंबई के सबसे बड़े और लग्जरी बीएमडब्ल्यू शोरूम की तरफ एक बुजुर्ग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। नाम था वीरेंद्र प्रसाद। हाथ में एक पुराना झोला और कदम छड़ी पर टिके हुए। जैसे ही वह शोरूम के गेट पर पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड का माथा सिकुड़ गया। वह आगे बढ़कर रास्ता रोकते हुए बोला, बाबा, आप यहां क्यों आए? क्या काम है आपका? वीरेंद्र प्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहां अपॉइंटमेंट है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड हंसते हुए पीछे खड़े अपने साथी से बोला, देखो तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहां अपॉइंटमेंट है। लगता है फ्री टेस्ट ड्राइव लेने आए हैं। इतना सुनते ही शोरूम की रिसेप्शनिस्ट अनामिका सेन ने उनकी ओर देखा। सिर से पांव तक उन्हें निहार कर होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। ये मुस्कान स्वागत की नहीं थी, बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। अनामिका बोली, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग यहां होगी। ये शोरूम बहुत महंगा है। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। वीरेंद्र प्रसाद ने सहजता से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। अनामिका ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। वीरेंद्र प्रसाद ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। लॉबी में मौजूद ग्राहक उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त में गाड़ियां देखने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं कि यहां का एक कॉफी भी खरीद सके। वीरेंद्र प्रसाद ये सब सुन रहे थे, लेकिन चुप रहे। वे बस कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाए शांत रहे। शोरूम का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय, कॉफी और लग्जरी एक्सेसरीज की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसा रहे थे। इसी बीच एक छोटा बच्चा अपनी मां से मासूमियत से पूछ बैठा, मम्मी, ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? ये तो शोरूम वाले जैसे नहीं दिखते। मां ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती तो लोगों को सब सुनना पड़ता है। अनामिका फिर से वहां से गुजरी और अपने साथी स्टाफ से फुसफुसाई, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहां बैठाना रिस्क है। शोरूम की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। वीरेंद्र प्रसाद ये सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द भी नहीं बोले। वे बस इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे। कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग कंफर्म है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीरेंद्र प्रसाद ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो। मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। अनामिका ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से मिलना है। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और शोरूम मैनेजर राहुल वर्मा को कॉल लगाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। राहुल ने दूर से वीरेंद्र प्रसाद को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। अनामिका ने वही आदेश दोहराया और वीरेंद्र प्रसाद को और थोड़ी देर बैठने का निर्देश दिया। वीरेंद्र प्रसाद ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, मानो कह रहे हों, सच को छिपाया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। लॉबी में वीरेंद्र प्रसाद अब भी बैठे थे और सस्पेंस इस बात का था कि आखिर कब उनका असली परिचय सामने आएगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उस बुजुर्ग के लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। शहर के सबसे बड़े बीएमडब्ल्यू शोरूम की आलीशान लॉबी में वह अब भी उसी कोने की कुर्सी पर बैठे थे। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट साक्षी मल्होत्रा दोबारा उनके पास आई। उसकी आवाज में वही रूखापन था, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं।
बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। दूसरी ओर शोरूम मैनेजर करण मेहता अपने ग्लास केबिन में बैठा विदेशी क्लाइंट से फोन पर डील कर रहा था। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। फोन रखते ही रिसेप्शन से साक्षी का दोबारा कॉल आया। सर, वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। करण ने ठंडी हंसी भरी। बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। तभी वहां एक छोटा सा कर्मचारी आया। नाम था आदित्य शर्मा, जो शोरूम में एक हेल्पर था। उसने लॉबी में बुजुर्ग को देखा। सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आदित्य की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास जाकर बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? बुजुर्ग ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वह व्यस्त हैं। आदित्य का चेहरा कस गया। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। आदित्य तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ा। दरवाजा खटखटाकर अंदर गया। करण ने भौहें चढ़ाईं। क्या बात है? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। करण ने ठंडी आवाज में कहा। आदित्य, तुम्हें कितनी बार कहा है, फालतू लोगों से दूर रहा करो। वो कोई कस्टमर नहीं है, शायद किसी गलतफहमी से यहां आ गया है। आदित्य ने धीरे से कहा। लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। करण जोर से हंस पड़ा। जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहां कितने करोड़ का कारोबार होता है, और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? आदित्य चुप रहा, लेकिन अंदर से आहत हुआ। उसने सोचा, क्या इंसान को सिर्फ उसके कपड़े देखकर ठुकरा देना ही असली शोहरत है? करण ने सख्त आवाज में कहा। आदित्य, तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। आदित्य ने सिर झुका लिया और बाहर आ गया। लॉबी में लौटते ही उसने बुजुर्ग की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी धैर्य था। आदित्य उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी आपसे नहीं मिलना चाहते। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि ये बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं है। उनकी सादगी में अजीब सी ताकत छिपी थी। करीब 1 घंटा बीत चुका था। लॉबी का माहौल और भारी हो गया था। लोग फुसफुसाकर ताने मार रहे थे। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सोचा, धैर्य ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। शोरूम की घड़ी ने 12:30 बजाए। बुजुर्ग धीरे से अपनी छड़ी उठाकर खड़े हुए, पुराना झोला कंधे पर टांगा और सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़े। लॉबी में बैठे कई लोगों ने ताने कसे। देखो देखो, बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी साक्षी ने उन्हें आते देखा और झुंझलाकर बोली, बाबा, आपको कहाँ था ना, इंतजार कीजिए, मैनेजर अभी बिजी हैं। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर वह सीधा मैनेजर करण मेहता के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में अचानक सन्नाटा छा गया। हर नजर उसी तरफ टिक गई। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही बुजुर्ग ने दरवाजा खोला, करण अपनी कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, हाँ बाबा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? आखिर क्या काम है आपको? शोरूम मैनेजर करण मेहता ने अपनी कुर्सी पर अकड़ते हुए कहा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपना पुराना झोला खोला, अंदर से एक मोटा सा लिफाफा निकाला और टेबल पर रखते हुए बोले, यहां मेरी कुछ बुकिंग और शोरूम से जुड़ी डिटेल्स हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। करण ने अहंकारी हंसी हंसी। उसने लिफाफा हाथ में लिया, मगर खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। बाबा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते, तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। यह BMW शोरूम आपके बस का नहीं है। बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में गहरी नजरें डाली। उनकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक गंभीर थी। बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। एक बार इन कागजों को देख लो। करण कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसा। बाबा, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस शोरूम को संभाल रहा हूं। लोगों की औकात उनकी शक्ल से पहचान लेता हूं।
और आपकी शक्ल यही कहती है, आपके पास कुछ भी नहीं है। लॉबी में बैठे कुछ लोग भी इस पर हंस पड़े। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, लिफाफा धीरे से टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ गए। शोरूम में बैठे कुछ ग्राहक आपस में फुसफुसाए, सही किया मैनेजर ने, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। बुजुर्ग की धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे शोरूम में अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन करण अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर घमंड और तिरस्कार दोनों थे। इसी बीच हेल्पर आदित्य शर्मा चुपचाप उस लिफाफे की ओर बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और कंप्यूटर रूम की तरफ चला गया। सिस्टम पर लॉगिन करके उसने फाइलें खोलनी शुरू की। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर जो सच था उसने आदित्य को हिला दिया। बीएमडब्ल्यू शोरूम की आधिकारिक रिकॉर्ड फाइल में साफ लिखा था, बुजुर्ग का नाम राजनाथ वर्मा, पद शोरूम फाउंडर और 70% शेयर होल्डर। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने फौरन रिपोर्ट का प्रिंटआउट निकाला और भागता हुआ करण के केबिन में पहुंचा। अंदर करण अब भी फोन पर किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये रिपोर्ट देखिए। ये वही बुजुर्ग हैं जो अभी यहां आए थे। ये हमारे शोरूम के असली मालिक हैं। करण ने फोन रखते हुए भौहें चढ़ाईं। आदित्य, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे फालतू लोगों की रिपोर्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। आदित्य ने फिर कोशिश की, लेकिन सर, यह रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि राजनाथ वर्मा जी हमारे असली मालिक हैं। अगर हमने कोई गलती। करण ने बीच में ही बात काट दी। उसने रिपोर्ट हाथ में ली, मगर बिना देखे ही वापस धकेल दी। मुझे यह सब बकवास नहीं चाहिए। यह शोरूम मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी पुराने बाबा की दान दक्षिणा से नहीं। आदित्य हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वह रिपोर्ट हाथ में लेकर बाहर निकल आया। लॉबी में लौटते ही उसे बुजुर्ग की वही शांति याद आई। उनकी आंखों में छिपा धैर्य, उनकी चाल में छिपी गरिमा, सब उसकी आत्मा को झकझोर रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, यह अब सिर्फ शोरूम की बात नहीं रही, यह इंसानियत की असली परीक्षा है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। ग्राहक अपने घर चले गए। स्टाफ अपने अपने काम में लग गया। लेकिन आदित्य का दिल बेचैनी से भरा रहा। उसे पूरा यकीन था, कल का दिन इस बीएमडब्ल्यू शोरूम की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह के ठीक 10:30 पर शहर के सबसे बड़े बीएमडब्ल्यू शोरूम का माहौल अचानक बदल गया। मुख्य गेट से वही साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग वीरेंद्र प्रसाद अंदर आए। लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था, जिसके हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस था। पूरा स्टाफ और ग्राहक सन्नाटे में खड़े रह गए। कल जिनको सबने अनदेखा किया था, आज वही शख्स शोरूम में किसी सम्राट की तरह प्रवेश कर रहे थे। वीरेंद्र प्रसाद ने सीधा इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। उनकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं, बल्कि एक आदेश की कठोरता थी। थोड़ी ही देर में करण मेहता बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन अहंकार अब भी बाकी था। वह आधी मुस्कान के साथ बोला, जी बोलिए बाबा, आज फिर आ गए। वीरेंद्र प्रसाद ने उसकी आंखों में ठंडी नजरें डालते हुए कहा, करण मेहता, मैंने कल ही कहा था, तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा, और आज वो दिन आ चुका है। करण सकपका गया। उसने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। तभी वीरेंद्र प्रसाद के साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला, मोटी फाइल निकाली और सबके सामने फ्रंट डेस्क पर पटक दी। उसने जोर से कहा, यह डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं कि इस बीएमडब्ल्यू शोरूम के 65% शेयर वीरेंद्र प्रसाद जी के नाम पर हैं। असली मालिक यही हैं। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। अनामिका कपूर के हाथ कांपने लगे। वह ग्राहक जो कल उनका मजाक उड़ा रहे थे, आज एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, ये तो सच में मालिक हैं। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वीरेंद्र प्रसाद ने छड़ी जमीन पर टिकाई और गूंजती आवाज में कहा, करण मेहता, आज से तुम इस शोरूम के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह अब आदित्य शर्मा इस पद को संभालेगा। करण मेहता गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? यह शोरूम मैं सालों से चला रहा हूं। वीरेंद्र प्रसाद गरज उठे, यह शोरूम मैंने बनाया है।
इसकी नींव मेरी मेहनत और सपनों से रखी गई थी। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन सजा के तौर पर अब तुम्हें फील्ड का काम करना होगा, वही काम जो तुमने अब तक दूसरों से करवाया है। इसके बाद उन्होंने आदित्य शर्मा को पास बुलाया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आदित्य, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है। इसलिए अब तुम इस शोरूम के हकदार मैनेजर हो। आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह भावुक होकर बोला, साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। वीरेंद्र प्रसाद मुस्कुराए और कहा, यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। फिर उन्होंने अनामिका कपूर की ओर देखा। उनकी नजर इतनी कठोर थी कि वह कांप गई। वीरेंद्र प्रसाद बोले, अनामिका, तुम्हारी यह पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, इस BMW शोरूम में अब किसी ग्राहक को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर है। अनामिका ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वीरेंद्र प्रसाद ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, ये शोरूम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। यहां इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा, वह इस जगह पर रहने लायक नहीं होगा। पूरा शोरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो कल तक उन्हें तुच्छ समझ रहे थे, आज वही उनके सामने सिर झुका रहे थे। वीरेंद्र प्रसाद ने अंत में कहा, असली अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है। और जिसकी सोच बड़ी हो, वही इंसान सच में बड़ा कहलाता है। इतना कहकर वह अधिकारी के साथ शोरूम से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और ग्राहक देर तक उन्हें देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे, मालिक ऐसा होना चाहिए जो लोगों को उनकी इंसानियत से पहचाने, ना कि उनके कपड़ों से। सवाल, क्या आपको भी लगता है कि इस दुनिया में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल और कर्मों से होनी चाहिए? धन्यवाद।